अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 4 क्लास 9th न्यू एडिशन पीटीबी। बच्चों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक है स्टाइक्योमेट्री। इस चैप्टर का नाम है स्टाइक्योमेट्री। तो व्हाट इज़ स्टाइक्योमेट्री? देखिए, इस स्टाइक्योमेट्री को हम क्लासीफाई करते हैं, टू इसके फ्रेगमेंट्स बनाते हैं। एक होता है स्टाइक्योन एंड द अदर वन इज़ मेट्री। सो व्हाट इज़ स्टाइक्यो? स्टाइक्यो मीन्स द स्टडी ऑफ मैटर। ठीक है, मैटर जिसमें आपके पास क्या होता है, रिएक्टेंट सारे होते हैं एंड प्रोडक्ट सारे होते हैं। एंड मेट्री मीन्स मेजरमेंट या फिर स्टडी। तो इन शॉर्ट आप कह सकते हैं कि स्टाइक्योमेट्री इज़ द स्टडी ऑफ मैटर in which we study the amount of reactants and products in a balanced chemical equation। देखिए, स्टाइक्योमेट्री क्या होता है? जब भी आप किसी भी केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स की क्वांटिटेटिव स्टडी करते हैं, देन इट इज़ टर्म्ड एज स्टाइक्योमेट्री। देखिएगा, यहाँ पे स्टाइक्योमेट्री इज़ एन इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट इन केमिस्ट्री which helps us to calculate the amount of reactants and products by using a balanced chemical equation। बच्चों, यहाँ पे हम एक इक्वेशन को यूज़ करते हुए हम reactants and products की अमाउंट को मेजर करेंगे। इस पूरे प्रोसेस में दिस इज़ बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस। ये पूरा प्रोसेस जो है ये डिपेंड करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस क्या होता है स्टूडेंट्स? You have studied it in 8th class and previously that law of conservation of mass is that matter can neither be created nor be destroyed but it is transformed, and total mass of all the reactants must be equal to the total mass of all the products। देखें, अगर मैं कोई भी केमिकल इक्वेशन राइट करती हूँ, देखें आपके पास लेफ़्ट साइड पे रिएक्टेंट्स होते हैं एंड राइट साइड पे प्रोडक्ट्स होते हैं। ठीक है, तो जो रिएक्टेंट्स का मैस होगा, लेट सपोज रिएक्टेंट्स का मैस आपके पास 80 ग्राम है, तो प्रोडक्ट्स का मैस भी कितना होगा? 80 ग्राम ही होगा। तो दिस इज़ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस, एंड while studying the stoichiometry we will follow this law of conservation of mass। I hope this point is clear to you। The stoichiometric coefficient used to balance the chemical equation provides a mole ratio between the reactants and products। बच्चों, stoichiometric coefficients क्या होते हैं? देखिए, अगर हम कोई भी रिएक्शन लिखते हैं, लाइक अगर हम 2H2 प्लस O लिखते हैं, ठीक है, रिएक्टेंट्स में जो मिलके हमें क्या बनाता है, वाटर का मॉलिक्यूल बनाता है। तो बच्चों, ये जो वाटर के H2 के साथ जो नंबर है 2, इट इज़ टर्म्ड एज द कोफिशेंट। इसको हम कोफिशेंट कहते हैं। ठीक है, इसी तरह प्रोडक्ट में जो आपकी प्रोडक्ट के साथ ये जो नंबर है, इट इज़ बेसिकली कोफिशेंट। तो ये हमें बताता है कि कितने मोल हमने रिएक्टेंट्स के यूज़ किए हैं, रिएक्टेंट्स में भी एंड प्रोडक्ट्स में भी कितना मोल हमने जो है वो एलिमेंट यूज़ किया है। तो स्टाइक्योमेट्री इज़ यूज्ड इन इंडस्ट्री क्वाइट ऑफन टू डिटर्मिन द अमाउंट ऑफ रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द डिज़ायर्ड अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स। तो देखें, हमने कोई भी प्रोडक्ट बनानी है तो उसके लिए हमें कितनी अमाउंट रिएक्टेंट की रिक्वायर्ड है, ये सब कुछ हमें पता चलता है स्टाइक्योमेट्री के साथ। तो आई होप दिस बेसिक इंट्रो इज़ क्लियर टू यू कि स्टाइक्योमेट्री क्या होती है। स्टाइक्योमेट्री बेसिकली क्वांटिटेटिव मेजरमेंट होती है किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स की एंड प्रोडक्ट्स की। ठीक है, फिर इसमें आप एक लॉ को फॉलो करते हैं। दिस लॉ इज़ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस। व्हाट इज़ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस? इट इज़ दैट मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड एंड ऑलमोस्ट ऑल द mass of the reactant must be equal to the mass of the product। तो ये आपके पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस आ रहा है। देन
स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट का आपको पता चल गया कि जब भी हम कोई बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए साथ कोएफिशिएंट डालते हैं वो उसकी मोल रेशो बताता है। तो दिस इज़ टर्म्ड एज द स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट्स एंड इसको हम इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं। अगर हमने हमने अपनी मनचाही प्रोडक्ट बनानी है तो उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ कितनी मिकदार में चाहिए रिएक्टेंट्स की, रॉ मटेरियल्स की, उसको पता करने के लिए भी हम स्टाइक्योमेट्री यूज़ करते हैं। सो इन द नेक्स्ट पेज देयर इज़ अबाउट द केमिकल फार्मूला। बच्चों केमिकल फार्मूला देखें, जब भी आप कोई भी इक्वेशन पढ़ते हैं तो उस इक्वेशन में आप जो एलिमेंट्स हैं, लाइक आप ऐसे नहीं लिखते कि वाटर को पूरा का पूरा वाटर की फॉर्म में लिख दिया, ऐसे नहीं लिखते। आप उसके लिए एक केमिकल फार्मूला यूज़ करते हैं जो कि H2O है। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड को आप पूरा नहीं लिखते, उसके लिए आप केमिकल फार्मूला यूज़ करते हैं जो कि CO2 है। इसी तरह सोडियम को आप सोडियम नहीं लिखते, इसके लिए आप Na यूज़ करते हैं। तो इन केमिस्ट्री कोई भी इक्वेशन लिखने के लिए यू हैव टू यूज़ द केमिकल फार्मूला। तो एलिमेंट्स एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स। तो एलिमेंट्स आपको पता है एटम्स मिलके क्या बनाते हैं? एटम्स मिलके आपके पास एलिमेंट्स बनाते हैं, ठीक है। तो देखिए अगर आप सोडियम एलिमेंट की बात करेंगे तो इसके अंदर सारे सोडियम के एटम्स पाए जाएंगे। इसी तरह अगर आप कैल्शियम के एलिमेंट की बात करेंगे तो इसके अंदर सारे कैल्शियम के एटम्स पाए जाएंगे। इसी तरह सेम कार्बन में भी, आयरन में भी जो एलिमेंट होगा उसके अंदर उसी का एग्रीगेट, उसी का एटम्स पाए जाएंगे, ठीक है। तो ऑन द अदर हैंड एलिमेंट्स लाइक O2, N2 एंड H2 एक्ट एज डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स। देखिए O2, N2, H2 जो है ये डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में काम करते हैं। देखिए ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसमें एलिमेंट्स एटम्स एक दूसरे के साथ केमिकल बॉन्ड बनाते हैं। देखिए ऑक्सीजन का हमने पढ़ा था, कोवलेंट बॉन्ड बनाती है ऑक्सीजन के साथ। इसी तरह नाइट्रोजन जो है ये ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बनाती है दूसरी नाइट्रोजन के साथ, तो N2 बनता है, ठीक है। और इसी तरह हाइड्रोजन दूसरी हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है, H2 बनता है। तो ये देखेंगे डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स हैं जिसमें एटम्स एक दूसरे के साथ केमिकली बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए होते हैं। सिमिलरली इन ओजोन 3 atoms of oxygen are bonded to each other, so its chemical formula is O3। तो ओजोन का केमिकल फार्मूला भी O3 है। बेसिकली यहाँ पे ये आपको केमिकल फार्मूलाज बताते हैं कि किस एलिमेंट का फार्मूला क्या होता है। तो आपको ये याद कर लेना है ताकि इक्वेशन बनाते हुए आपको मुश्किल ना हो। तो इसी तरह एलिमेंट्स की तरह केमिकल कंपाउंड्स भी एग्जिस्ट करते हैं। देखिए जैसे हम पीछे पढ़ते आए हैं NaCl, सोडियम क्लोराइड को हम NaCl की फॉर्म में लिखते हैं। देखिए इसमें सोडियम और क्लोरीन की रेशो 1 है। देखिए ना Na भी 1 है, Cl भी 1 है, तो इसमें 1:1 है। इसी तरह अगर आप अदर आयनिक कंपाउंड को पढ़ते हैं जिनका फार्मूला यूनिट ऐसे है, कुछ CaCl2 है, तो देखिए Ca की रेशो 1 है, इसी तरह क्लोरीन की रेशो 2 है, तो 1:2 है। इसी तरह पोटाशियम ब्रोमाइड है, 1:1 है। इसी तरह बेरियम क्लोराइड है, ये 1:2 है। तो बच्चों इस तरह से आप जैसे एलिमेंट्स के केमिकल फार्मूला राइट करते हैं, इसी तरह आप कंपाउंड्स के भी केमिकल फार्मूला राइट करते हैं। थर्ड पैराग्राफ इज कोवलेंट कंपाउंड्स जनरली एग्जिस्ट इन डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स। कोवलेंट कंपाउंड्स डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में पाए जाते हैं, आपको पता है, जिसमें एटम्स एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम वाटर का मॉलिक्यूल देखें तो वाटर के मॉलिक्यूल को हम H2O की फॉर्म में राइट करते हैं। और आपको पता है 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कंटेन्स 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। सिमिलरली 1 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया कंटेन 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन एंड 3 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो हमें क्या पता चलता है कि अ केमिकल फार्मूला रिप्रेजेंटेड बाय अ केमिकल कंपाउंड रिप्रेजेंटेड बाय अ केमिकल फार्मूला विच इज़ कॉल्ड द मॉलिक्यूलर फार्मूला। बेसिकली ये मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है क्योंकि ये एग्जैक्ट नंबर ऑफ बताता है एटम्स जो कि वो कंपाउंड को वो बना रहे होते हैं, एंड विच शोज़ ऑल द टाइप्स ऑफ एटम्स बॉन्डेड टुगेदर इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ दैट कंपाउंड। फॉर एग्जाम्पल देखें कुछ कोवलेंट कंपाउंड्स हैं जैसे HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड है, HF, H2S है, PH3, H2O2, H2SO4, CO2, CO,
एंड C6H6 एटसेट्रा, ये सारे जो हैं ये एक्चुअल नंबर ऑफ़ एटम्स बताते हैं। बेसिकली ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। तो कोई भी एलिमेंट हो या कंपाउंड हो या मॉलिक्यूल हो तो उसको हम उसके केमिकल फार्मूला से डिनोट करते हैं। आई होप दिस पॉइंट इज़ क्लियर टू यू। बच्चे नेक्स्ट आपके पास है एम्पिरिकल फार्मूला। बच्चे एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है? देखिए, मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला में बहुत ज़्यादा डिफरेंस पूछा जाता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको क्या बताता है? एग्जैक्ट नंबर ऑफ़ एटम्स बताते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूलर, जैसे ये देखिए ना, ये आपके पास C6H6 है, बेंजीन है। इसमें इसने बताया कि इसमें कार्बन की भी 6 हैं और हाइड्रोजन की भी 6 है। लेकिन जब हम इसको इसके लोएस्ट होल नंबर पे डिवाइड कर देंगे, जैसे ये 6 पे डिविजिबल है दोनों, तो क्या बन जाएगा? CH बन जाएगा। तो ये इसके क्या बन जाएगी? सिंपलेस्ट होल रेशो बन जाएगी। तो एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड शोज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन दैट कंपाउंड, ठीक है। तो जितने भी आयोनिक कंपाउंड होते हैं, ऑल द आयोनिक कंपाउंड आर रिप्रेजेंटेड बाय देयर एम्पिरिकल फार्मूलाज। दीज फार्मूलाज शो द सिंपलेस्ट रेशो बिटवीन देयर आयन्स। देखें, यहाँ पे आपके पास एक आयन है कैल्शियम फ्लोराइड CaF2। तो बच्चों यहाँ पे देखें, इसमें कैल्शियम और फ्लोरीन की रेशो क्या है? 1:2 है, ठीक है। तो ये सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो है, ये इसका एम्पिरिकल फार्मूला है कैल्शियम फ्लोराइड का। और अगर हम कोवलेंट कंपाउंड्स की बात करते हैं जो कि मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, तो उनके जो एम्पिरिकल फार्मूलाज हैं वो मॉलिक्यूलर फार्मूलाज से डिफरेंट होते हैं। सॉरी, देखिएगा, वो कहते हैं, देखें, एक पॉइंट में उन्होंने कहा कि जितने भी आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं उनके एम्पिरिकल फार्मूला से। देखिए, ये आयोनिक कंपाउंड है, जैसे NaCl, तो ये इसका एम्पिरिकल फार्मूला ही है, ठीक है। इसी तरह है CaF2, ये इसका एम्पिरिकल फार्मूला ही है, ठीक है। लेकिन अगर हम कोवलेंट कंपाउंड्स की बात करते हैं तो कोवलेंट कंपाउंड्स के अंदर क्या होता है? इनका एम्पिरिकल फार्मूला डिफरेंट होता है इनके मॉलिक्यूलर फार्मूले से। फॉर एग्जांपल देखें, अगर आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड की बात करते हैं, बच्चे, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फार्मूला क्या होता है? H2O2। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का? H2O2। तो देखें, इसको हम, इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या बनेगा? इसका देखें सिंपलेस्ट नंबर 2 है। तो अगर हम H2O2 को डिवाइडेड बाय 2 करें तो देखें 2 1s are 2, 2 1s are 2, तो HO आया, एंड HO इज़ द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है। तो आई होप दिस पॉइंट इज़ क्लियर टू यू कि मॉलिक्यूलर फार्मूला उसके एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स बताता है, जबकि एम्पिरिकल फार्मूला उसकी सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो बताती है। इसी तरह अगर हम बेंजीन की बात करते हैं तो बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6H6, और अगर हम इसको सिंपलेस्ट होल नंबर के साथ डिवाइड करते हैं तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला बनेगा CH बनेगा, ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, अच्छा, अगर आप देखते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड और बेंजीन के अलावा एक मॉलिक्यूल है वाटर का, ठीक है। वाटर के अंदर अगर आप देखेंगे तो वाटर के अंदर मॉलिक्यूलर और एम्पिरिकल फार्मूला बहुत सेम होंगे, ठीक है, H2O में, क्योंकि देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी मिनिमम रेशो बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम। देखिए H2O है ना, तो देखें इसकी मिनिमम होल नंबर रेशो बनती ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो हम H2O को एज सच लिखेंगे। C6H6 था ना, तो इसकी मिनिमम होल रेशो हमने निकाल ली, H2O2 की भी मिनिमम होल रेशो बन गई डिवाइडेड बाय 2 करके। इसी तरह C6H6 को हमने डिवाइडेड बाय मिनिमम होल रेशो, इसका 6 था, हमने उससे डिवाइड किया, इसका एम्पिरिकल फार्मूला भी निकला है। मगर H2O2 में कोई मिनिमम होल रेशो एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो ये एज सच ही रहेगा, ठीक है। तो सिंस एन एम्पिरिकल फार्मूला डजंट टेल अस द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स, एम्पिरिकल फार्मूला में कभी भी एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स नहीं बताता, बल्कि इट रिप्रेजेंट सिंपलेस्ट रेशो, बल्कि वो हमें एटम्स के दरमियान की सिंपलेस्ट रेशो बताता है। तो इट इज़ पॉसिबल डेट सम कंपाउंड्स मे हैव सेम एम्पिरिकल फार्मूला। अच्छा, यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि ऐसा पॉसिबल है कि कुछ कंपाउंड्स का एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला एक दूसरे के साथ मैच कर जाता है। अब देखें, बेंजीन है, फॉर एग्जांपल बेंजीन है और एसिटाइलिन, इथाइन है ना, जैसे ये एसिटाइलिन का फार्मूला ये होता है C ट्रिपल बॉन्ड C हाइड्रोजन हाइड्रोजन,
तो कलेक्टिवली ये हम ऐसे लिखते हैं C2H2 ऐसे लिखते हैं एसिटाइलिन को, ठीक है। तो बच्चे यहाँ पे आप देखेंगे कि बेंजीन का अगर हम एम्पिरिकल फार्मूला लिखते हैं तो वो क्या बनता है बेंजीन का एम्पिरिकल फार्मूला CH बनता है, क्योंकि मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H6 है ना, तो इसको सिंपलेस्ट होल रेशो पर जब डिवाइड करेंगे तो CH बनेगा। और इसी तरह अगर हम एसिटाइलिन का देखें तो इसका भी जो है वो सिंपलेस्ट फार्मूला देखें 2 कट जाता है और ये CH रह जाता है। तो देखें इन दोनों का क्या हो रहा है, एम्पिरिकल फार्मूला दोनों कंपाउंड्स का मैच कर रहा है, बेंजीन का भी और एसिटाइलिन का भी। तो वो वही कहता है कि बाज़ औक़ात फार्मूलाज मैच भी कर जाते हैं दो कंपाउंड्स का। तो देखिए यहाँ पे हमने एम्पिरिकल फार्मूलाज पढ़े, हमने केमिकल सिंबल्स पढ़े और इसके अलावा स्टोइचियोमेट्री का हमने इंट्रो पढ़ा। तो स्टूडेंट्स इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस briefly about that how chemical reaction is formed by measuring the amount of reactants in the left side and products in the right side। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।